चलिए डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का डेफिनेशन क्या है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो होता क्या है, आपके पास एक जनरेटर आपने देखा होगा, हम बाहर एक एक्सल से, जनरेटर में इस तरह का एक एक्सल निकला रहता है बाहर, तो ये जो एक्सल है हम इस एक्सल को पकड़ करके रोटेट करते हैं बाहर से, तो ये हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जहाँ पे कुछ मैकेनिक्स हो, यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, ये काम हमारा चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह का डिवाइस जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जनरेटर टू टाइप्स के होते हैं, पहला तो एसी जनरेटर दैट इज alternating current generator and second one is DC generator that is direct current generator। अभी हम सिर्फ लेकर चलते हैं AC जनरेटर को। DC जनरेटर भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, बट सबसे पहले हमें समझना है AC जनरेटर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं इसका प्रिंसिपल पे। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो एसी जनरेटर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम आएंगे प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने ऑलरेडी लेक्चर 9 में आपको पढ़ाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। उसी फेनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लिया है, अगर आप भूल चुके हो या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ लो क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, an induced EMF means electromotive force, an induced EMF and an induced current is produced। ठीक है, इसे शॉर्ट में फटाफट याद करने के लिए ये इन चीज़ों को याद रखना। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, और जब इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो इंड्यूस करंट भी वहाँ प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो सारी बातें लिंक्ड है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ही फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ही इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो इंड्यूस करंट बनेगा। ठीक है, मैंने आपको फैराडेज लॉ भी पढ़ा दिया। फैराडेज का फर्स्ट लॉ बताता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस करंट बनता है, और फैराडे का सेकंड लॉ बताता है उस मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने ये सब पढ़ा रखा है आपको। आइए आज हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होगा एसी जनरेटर का? प्रिंसिपल होगा इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम यहाँ देखेंगे किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कंस्ट्रक्शन, पूरे जनरेटर को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो देखो कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। ठीक है, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम यूज करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए इस बीच वाले कॉइल को, ये आपका जनरेटर है बीच में। ठीक है, तो एक नॉर्थ पोल रखेंगे और एक साउथ पोल रखेंगे जहां से आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड द सेकंड वन इज आर्मेचर। नाउ व्हाट इज एन आर्मेचर? डीसी मोटर में मैंने आपको बताया था आर्मेचर क्या होता है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप आप बीच में देख रहे हो, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज योर आर्मेचर। आर्मेचर इज सिंपली अ कॉइल, दिस इज अ कॉइल जिसके ऊपर एक वायर, कॉपर वायर या कुछ भी वायर, कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टिंग वायर इसके ऊपर रैप किया जाता है, और ये कोर होता है, आर्मेचर का कोर बनाया जाता है। एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज करके इस आर्मेचर को बनाया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया जाता है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर रखा है डीसी मोटर में, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सॉफ्ट आयरन कोर हम लेते हैं ताकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कंस्ट्रक्शन में? देखिए इस स्लिप रिंग, डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग था। देखो स्प्लिट रिंग एंड स्लिप रिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्लिप रिंग एंड स्प्लिट रिंग, दोनों बातों को समझो। स्लिप मतलब होता है बहुत ही स्लिपरी, स्लिपरी मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है बहुत ही स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी, दैट इज कॉल्ड ए स्लिप रिंग। और स्प्लिट रिंग एक रिंग को लिए बीच से काट देते हैं, उसे कहते हैं स्प्लिट रिंग। तो हम जनरेटर यूज़ करेंगे, जनरेटर बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे स्लिप रिंग। देखो स्लिप रिंग कौन सा है? R1 है और R2 है। देखिए ये यहाँ समझते हैं, ये जो देख रहे हो ना रिंग, ये रिंग, दिस इज कॉल्ड एज
स्लिप रिंग, ये दोनों रिंग्स कहलाता है स्लिप रिंग। इसे स्लिप रिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो आर्मेचर का ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये इसके ऊपर स्लिप करता रहता है ऐसे, जैसे आर्मेचर ये है, ठीक है, समझो ये आपका आर्मेचर, ये रहा आपका स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग में इस तरह से ये स्लिप करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये अगर स्लिपरी नहीं रहेगा तो स्लिप नहीं करेगा, तो इसे हम कहते हैं स्लिप रिंग। तो हमारे पास दो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग R1 एंड स्लिप रिंग R2, जिसके ऊपर ये आर्मेचर पूरा स्लिप होता रहता है, आर्मेचर का ये दोनों एंड स्लिप होता रहता है उसके ऊपर, ठीक है। नाउ ये स्लिप रिंग कनेक्टेड है ब्रश B1 और B2 से। तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। तो ब्रश B1 कनेक्टेड है R1 से और ब्रश B2 कनेक्टेड है R2 से, और ये दोनों सिर्फ टच, जैसे ये स्लिप रिंग है आपका, तो ये ब्रश सिर्फ यहाँ पे इस तरह से, ताकि ये एक पाथ बन जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। अगर ये इससे टच नहीं करता तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो नहीं कर पाता। इसीलिए इस ब्रश को, बिकॉज वी नो दैट ग्राफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बने होते हैं ग्राफाइट के, ये आपके कार्बन ब्रशेस बने होते हैं ग्राफाइट के, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये इसको टच करता है, B1 R1 को टच करता है और B2 इज इन कॉन्टैक्ट विथ R2। नाउ दिस टू ब्रशेस B1 एंड B2 दे एक्ट लाइक अ पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ये एक पाथ प्रोवाइड करता है, R1 से करंट आएगा B1 में, तो ये एक पाथ प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो पाए, ठीक है। समझ गया कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप मैग्नेट लोगे, दूसरा पार्ट आर्मेचर बीच का पार्ट, तीसरा पार्ट आपका स्लिप रिंग R1 एंड R2, एंड फोर्थ पार्ट इज योर B1 एंड B2, दैट इज योर कार्बन ब्रशेस। आइए अब समझते हैं इसको, इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे। देखो फिगर बनाने के लिए आप दो रेक्टेंगल्स इधर बनाइएगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल नॉर्थ पोल, एक रेक्टेंगल साउथ पोल, क्लियर है। एक रेक्टेंगल बीच में बनाइएगा। टोटल कितने रेक्टेंगल्स हो गए? टोटल हो गए 3 रेक्टेंगल्स। आइए देखते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल आपका बीच वाला रेक्टेंगल जो आर्मेचर है, एक रेक्टेंगल ये देखो फोर्थ, और एक रेक्टेंगल ये फिफ्थ, और एक रेक्टेंगल देखो आपके पास कितना रेक्टेंगल हो गया, 1 2 3 4 5। इसे भी हम एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, ठीक है, इसे भी एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, बिकॉज आप इसे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ही बना सकते हो। तो ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, हालांकि ये रेक्टेंगल की तरह दिख नहीं रहा है, बस समझने के लिए और याद हो जाए आपको कंस्ट्रक्शन ये करने के लिए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि कितना रेक्टेंगल्स टोटल बने हैं। तो एक रेक्टेंगल यहाँ बनाइएगा, हाफ रेक्टेंगल, एक हाफ रेक्टेंगल यहाँ बनेगा, एक बीच में बनेगा, ठीक है, इसे लिखोगे नॉर्थ पोल, इसे लिखोगे साउथ पोल, और बीच में एक रेक्टेंगल बनाइएगा, थर्ड रेक्टेंगल, ये होगा आर्मेचर। एक आर्मेचर का जो एंड है उसे शॉर्ट बनाओ और एक आर्मेचर का लेंथ लॉन्ग बनाओ, एक लंबा पार्ट और एक छोटा पार्ट। इन दोनों में से 2 स्लिप रिंग बनेगा, 2 सर्कल्स बनेगा, एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल यहाँ पे। ये दोनों सर्कल्स आपका ये दोनों रेक्टेंगल के कांटेक्ट में होगा, और एक रेक्टेंगल यहाँ बनेगा जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होगा। ये गैल्वेनोमीटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये गैल्वेनोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन हो, अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये गैल्वेनोमीटर उस करंट को डिटेक्ट कर पाएगा, और इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग देख करके हम बता पाएंगे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो कंस्ट्रक्शन समझ गए। टोटल कितने रेक्टेंगल्स? एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल यहाँ, एक रेक्टेंगल यहाँ और एक रेक्टेंगल यहाँ। 2 सर्कल्स बनाएंगे, रेक्टेंगल का एक एंड, बीच वाले रेक्टेंगल का एक एंड शॉर्ट बनाएंगे और दूसरा एंड लॉन्ग बनाएंगे। क्लियर है? आइए, तो कंस्ट्रक्शन में आपको 4 पार्ट्स लिखना है, चारों पार्ट्स को समझ गया। स्लिप रिंग क्या होता है? उसके ऊपर आर्मेचर का दोनों एंड स्लिप होता रहता है, इस तरह से स्लिप होता रहता है और मूव करता रहता है, ठीक है। ये पूरा आर्मेचर मूव करता है, ये स्लिप रिंग मूव नहीं करता, ठीक है, स्लिप रिंग कभी मूव नहीं करेगी। स्लिप रिंग इस तरह से है और आर्मेचर इसके अंदर धीरे धीरे स्लोली ये मूव करता रहता है। कार्बन ब्रशेस क्या है? कार्बन ब्रशेस ये दोनों ग्राफाइट के बने होते हैं। ग्राफाइट के क्यों बने होते हैं? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स, और ये बहुत ही स्लिपरी होते हैं, इसीलिए ग्राफाइट के बने होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम अपना वर्किंग प्रिंसिपल पे। वर्किंग क्या है इसका? कंस्ट्रक्शन हम समझ गए, इसका वर्किंग क्या आप समझेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना हो तो हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे और निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको पता है एसी करंट में डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होता है, वेयर एज डीसी करंट में डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है और डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। ये सारी बातें आपको पता है। अब हम यहाँ पे इस जनरेटर को घुमा करके, इस आर्मेचर को घुमा करके हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे, देखेंगे किस तरह काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम आर्मेचर लेते हैं। देखो आर्मेचर ये रहा P, ये Q, R, S, ध्यान देना, ठीक है। दिस वन इज P,
दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। अब ये यहाँ से जो दो एंड्स निकला है, एक एंड्स यहाँ से, एक एंड्स यहाँ से, देखो ये एंड्स निकला और यहाँ पे एक एक्सल है। एक्सल मतलब इस तरह से ये निकला हुआ है। हम ये एक्सल बाहर रहता है, इस एक्सल को पकड़ करके जब हम रोटेट करेंगे तो ये आर्मेचर पूरा रोटेट होगा, कंप्लीट रोटेट होगा। तो रोटेट करते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में है, ये आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब हम इस आर्मेचर को घुमाते हैं, ये देखो इस तरह घूमेगा, ठीक है, इस तरह घूमेगा ये आर्मेचर, धीरे धीरे स्लोली स्लोली इस तरह घुमाएंगे हम, ठीक है। तो घुमाने के टाइम आप देखोगे ये जो PQRS, ये जो पॉइंट्स है PQRS, तो PQ हाफ रोटेशन के बाद चला जाएगा यहाँ पे, PQ इधर आ जाएगा, ठीक है। और हाफ रोटेशन के बाद PQ तो उधर चला गया और RS क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन के बाद RS इधर आ जाएगा। मतलब जिस पोजीशन पे PQ पहले था उस पोजीशन से पे हाफ रोटेट करेंगे हम, तो हाफ रोटेशन के बाद RS वहाँ पे आ जाएगा और PQ चला जाएगा RS के पोजीशन पे। ये आफ्टर हाफ रोटेशन है, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। हाफ रोटेशन के बाद आपका ये पोजीशन हो जाएगा PQRS का। समझिए, देखिए हमने देखा है जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, आइए चेक करते हैं। ये रहा हमारा कंडक्टर, ठीक है। अ कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कंडक्टर। अभी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जाएगा, ठीक है, सारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ पे देखो। मैग्नेटिक फ्लक्स हम किस तरह डिसाइड करते हैं, जब सारा मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जाए उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी इस केस में, जब इस केस में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और देखो सारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से और नीचे से चला गया, इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रहा है, कुछ ऊपर से जा रहा है कुछ नीचे से जा रहा है। तो इस केस में जब कंडक्टर इस पोजीशन पे था तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, बिकॉज कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जा नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में जीरो। अब हम कंडक्टर को धीरे धीरे मूव करते हैं। अब कंडक्टर मूव हो रहा है इस तरह से, इस पोजीशन में आया था, देखो अब 3 2 4 इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। इस पोजीशन में मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। इस पोजीशन जब कंडक्टर यहाँ से मूव करता हुआ इस पोजीशन पे आएगा, मतलब 90 डिग्रीज, देखो यहाँ से 90 डिग्री जब रोटेट किया, समझ रहे हो, ये रहा आपका कंडक्टर आर्मेचर, ये शिफ्ट किया इस तरह से 0 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। 90 डिग्री पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऑलरेडी है, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बना, अभी 0 था, बिकॉज कुछ भी लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, अंदर नहीं जा रहे थे कंडक्टर के। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड 4 इसके अंदर गया, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड गया, 4। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बना, 4। 0 से 4 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, 0 से 4 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो हाफ रोटेशन में यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 0 से 4, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे 4 से 3 2 1 फिर 0। जब ये PQ कंप्लीट यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर 0। मतलब जब आप इस तरफ इनिशियल पोजीशन पे आर्मेचर को रख रहे थे तो यहाँ पे 0 मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर मैक्सिमम से मिनिमम 0, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, फिर मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो इस फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरा कंडक्टर मूव कर रहा है, और मूव करने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तब इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब इस पूरे कंडक्टर के ऊपर, इस पूरे कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ना ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। तो अब समझिए, तो जब ये कंडक्टर, जब ये PQ ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड उधर था, मोशन ऑफ द कंडक्टर ऊपर है। ये PQ को देखो, पूरे को मत देखना, पूरा देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बस इस लाइन को देखो। ये लाइन किधर जा रहा है, ध्यान देना, ऊपर जा रहा है, मतलब ये लाइन ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड उधर। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं, फ्रेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच करेंगे अपने तीनों फिंगर्स को राइट हैंड का। मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में हमारा PQ ऊपर की तरफ जा रहा था, और इंड्यूस ईएमएफ इस केस में देखो मिडिल फिंगर क्या देता है, इंड्यूस ईएमएफ। तो मिडिल फिंगर देगा इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ अंदर की तरफ। अगर ये आपका आर्मेचर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये PQ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इधर P से Q तक। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो P से Q जाएगा और इधर ट्रेवल करते 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 ये आएगा B1 से B2। तो जब ये आर्मेचर एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है तो इस हाफ रोटेशन में, इस कंप्लीट हाफ रोटेशन में, मतलब 0 से 90, 90 से 180, ये रहा आपका 0 डिग्री, 0 से 90, 90 से 180, हाफ रोटेशन में
करंट का डायरेक्शन यही रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये आर्मेचर, ये जो पार्ट है ये अभी भी ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, रुक गया, ठीक है, ऊपर जाता हुआ ये रुक गया। तो अभी भी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का ये यहाँ से जा करके इस तरह से रुक गया, ठीक है। ये ऊपर आ रहा था, ये नीचे जा रहा था। तो जब ये कंप्लीट हाफ रोटेट कर जाता है तब इसमें करंट फ्लो करता है B1 से B2। अब देखते हैं हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है। देखिए हाफ रोटेशन के बाद जो पार्ट इस पोजीशन पे था वो पार्ट इधर आ जाएगा हाफ रोटेशन पे, देखो, और ये पार्ट इधर आ गया और ये पार्ट इधर आ गया। देखिए तो अब ये पार्ट चेंज हो गया सारा का, देखो PQRS और यहाँ पे PQRS। अब समझिए इस बात को, ये जो रोटेशन हुआ है, जब रोटेशन होगा तो ये स्लिप रिंग इस तरह से स्लिप करता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। देखो ये पूरा आर्मेचर जब ये घूमेगा, ये जब घूमेगा तो स्लिप रिंग तो इसी तरह है, ये घूम नहीं रहा, स्लिप रिंग में ये बस स्लिप करता जा रहा है। तो आर्मेचर घूमेगा तो ये पार्ट, ये R1 ये जो कनेक्टेड है यहाँ से, ये इस तरह स्लिप करके इधर पहुँच जाएगा क्योंकि RS तुम्हारा इधर आ गया है। तो RS जब इधर आ जाएगा तो ये पार्ट स्लिप करता हुआ इधर पहुँचेगा, यहाँ पे देखो स्लिप करता हुआ यहाँ पहुँच गया। और ये PQ हाफ रोटेशन के बाद उधर चला जाएगा। तो PQ जब उधर चला गया, ये इस तरह से जब इधर चला गया तो ये स्लिप करता हुआ इधर पहुँच जाएगा, स्लिप करता हुआ यहाँ पहुँच गया। अब देखिए अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, अभी भी ये पूरा आर्मेचर हाफ रोटेशन हो गया। ये अभी यहाँ पे है PQ और यहाँ पे RS, दिस इज PQRS। अब PQ में जब PQ इस साइड था तो PQ ऊपर मूव कर रहा था, अब PQ इस साइड पे आ गया है, PQ अब इस साइड पे आ गया है। अब हम इसका डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF अब किस तरह बनेगा। अभी भी हम कॉइल को, आर्मेचर को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो अब ये PQ नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस PQ इज डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर है। तो हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, F फिंगर थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉइल। तो मूवमेंट नीचे हो रहा है, ये इस पार्ट का मूवमेंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट आपकी तरफ, मतलब करंट अब यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, मतलब यहाँ से निकलता हुआ आपकी तरफ। पहले क्या हो रहा था, करंट यहाँ से आपके साइड से बोर्ड के अंदर जा रहा था, अब बोर्ड से निकलता हुआ करंट आ रहा है। तो अब करंट यहाँ फ्लो करेगा, इधर PQ में करंट इधर फ्लो करेगा, मतलब अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे। तो अब PQ में करंट फ्लो किया Q से लेकर P तक आफ्टर हाफ रोटेशन। इस बात को याद रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट अभी चेंज हो रहा है। ये पार्ट है आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन। आइए, तो PQ नीचे की तरफ जा रहा था, तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट्स Q से P। अब देखो Q से P करंट इस तरह गया, यहाँ गया, P से गया यहाँ तक आया, R2 में गया, R2 में यहाँ पर से आपके पास कनेक्टेड है B2। तो अब करंट B2 से B1 की तरफ इस कोयल में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब देखो पहले करंट फ्लो कर रहा था B1 से B2 और अभी करंट फ्लो कर रहा है B2 से B1, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो गया, और इसी डायरेक्शन, इसी करंट का डायरेक्शन चेंज करने को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन हर इंटरवल पे चेंज होता जाए उसे कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसीलिए इस जनरेटर का नाम रखाया अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, AC करंट जनरेटर। समझ गए, क्लियर है, AC जनरेटर समझ गए। तो कब AC जनरेटर अपना डायरेक्शन ऑफ करंट कब चेंज करता है, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इन AC जनरेटर। इज इट क्लियर? ओके, आइए थोड़ा सा इसमें ग्राफ बनाकर समझ लेते हैं, किस तरह से आप समझ सकते हो इस ग्राफ को। देखिए सपोज मैं ग्राफ बनाऊं ये, ठीक है। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ रोटेशन के केस में डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेते हैं। देखो B1 से B2 हम मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और B2 से B1 मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब जब करंट B1 से B2 फ्लो करेगा तो उस डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव, और जब करंट B2 से B1 फ्लो करेगा उस डायरेक्शन ऑफ करंट को लेंगे हम नेगेटिव। तो ये पूरा चेंज यहाँ से यहाँ तक कितना रोटेशन हो रहा है, इस पोजिशन से इस पोजिशन तक। दैट मीन्स ये देखो यहाँ से रोटेट करता हुआ वापस PQ अपने पोजीशन पे आएगा तो कितना रोटेशन होगा, 1 कंप्लीट रोटेशन। रोटेट किया, हाफ रोटेशन और हाफ रोटेशन, दैट मीन्स 2 हाफ रोटेशन, 1 हाफ रोटेशन, 2 हाफ रोटेशन के बाद वापस PQ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से हाफ रोटेट करके यहाँ पर, यहाँ से फिर हाफ रोटेट करेगा तो वापस यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से हाफ रोटेट करेगा यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से हाफ रोटेट करेगा यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में
एक कंप्लीट रोटेशन में, वन कंप्लीट रोटेशन में ये एसी जनरेटर कितनी बार अपना करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है? तो एक कंप्लीट रोटेशन में एसी जनरेटर 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो 2 बार कैसे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ये एक कंप्लीट रोटेशन का ग्राफ ये रहा। ऊपर वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले को हम कहते हैं नेगेटिव। दैट मीन्स एक कंप्लीट वेव साइकिल या कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन बोलो या एक कंप्लीट वेव साइकिल बोलो। तो जब ये आर्मेचर कंप्लीट हाफ प्लस हाफ, देखो इस हाफ में करंट का डायरेक्शन एक बार चेंज हुआ, इस हाफ में करंट का डायरेक्शन एक बार और चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो करंट का डायरेक्शन एक बार चेंज होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो वापस एक बार चेंज होगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? 2 बार। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री पे करंट 0 से 90, 0 से 90, फिर 90 से 0 से 90 पे करंट था मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया था आपको, दिखाया था अभी। 90 डिग्री पे करंट था मैक्सिमम। 180, ये है आपका 180 डिग्री। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 270 डिग्री और यहाँ पे आपका आ जाएगा 360 डिग्री। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए 0 से 90 का लेते हैं। जब 0 था तो करंट 0, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स 0 था। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नहीं तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। तो 0 डिग्री पे करंट 0। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसको मूव कर रहे थे, धीरे धीरे मूव कर रहे थे, तो 0 से 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे मैक्सिमम, अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा बिकॉज मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हुआ यहाँ पे। 0 से 90 डिग्री पे पहले 0 फ्लक्स चेंज था, अब फ्लक्स चेंज मैक्सिमम। सारा का सारा फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रहा है, सारा का सारा फील्ड लाइन। तो जितना भी फील्ड लाइन इसके अंदर जाएगा वो कहलाएगा मैक्सिमम फ्लक्स। तो 90 डिग्रीज में मैक्सिमम फ्लक्स था इसके पास, और अगर मैक्सिमम फ्लक्स था तो करंट भी मैक्सिमम होगा। ये करंट है, ठीक है, ये करंट है, मैक्सिमम करंट, ऊपर की तरफ करंट। 90 डिग्री पे मैक्सिमम करंट। अब चलिए 90 डिग्री से चेंज करते हैं। ये था 90 डिग्री, 90 डिग्री से अब फिर ये देखो फ्लक्स 90 डिग्री से अब फिर धीरे धीरे घटता गया। मैग्नेटिक फ्लक्स देखो इसके अंदर से कितना जा रहा है, 3 2 1 और हो गया 0, फिर 0 हो गया। जब फ्लक्स 0 तो करंट भी 0। तो 180 डिग्री पे, अब ये 180 डिग्री पे आ गया, 0 से 180, फिर से यहाँ पे फ्लक्स 0 तो करंट 0। तो 180 डिग्री पे करंट 0, 180 डिग्री पे करंट 0। तो 0 से 180 तक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, B1 से B2। अब हम जाते हैं 180 डिग्री से 360 डिग्री तक। ठीक है, तो 180 डिग्री से ये रहा आपका 180 डिग्री। अब करंट डायरेक्शन चेंज किया, ये हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज नेगेटिव डायरेक्शन में। अब करंट B2 से B1 फ्लो कर रहा है, इस तरह फ्लो कर रहा है और देखो करंट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में 0 से बड़ा मैक्सिमम हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये रहा आपका 90 डिग्री, ये रहा 180 डिग्री, ये रहा 270 डिग्री। अब 270 डिग्री में फिर से करंट मैक्सिमम, बिकॉज मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स। यहाँ पे भी करंट मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम करंट, यहाँ पे दिस इज मैक्सिमम करंट। अब 270 से 360, दिस इज 270 से वापस से 360, फिर 0 करंट, 0 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। ठीक है, तो यहां से आ गया 0 डिग्री। तो देखो एक कंप्लीट रोटेशन में जब ये कॉइल कंप्लीट एक बार रोटेट करता है, यहां से 1 इस तरह से, ये इस तरह, देखो ये गया वापस से इस तरह, ये गया एक रोटेशन में, दैट इज 1 कंप्लीट साइकिल के अंदर करंट 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। तो आपसे पूछे आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन करंट कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? 1 कंप्लीट रोटेशन। यहां से यहां तक देखिए 1 कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में करंट अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज करता है। उसी तरह अगर आपसे ये पूछे 2 कंप्लीट रोटेशन में करंट अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा, तो देखो आगे बढ़ाकर देखते हैं। ऐसे तो आपको पता हो गया होगा अब तक, अब आंसर तो आपके पास हो गई। 2 कंप्लीट रोटेशन में करंट कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? 4 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो देखो 2 कंप्लीट रोटेशन बनाते हैं, यहाँ से फिर एक रोटेशन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल। तो ये पॉजिटिव, ऊपर का पॉजिटिव, ऊपर का हाफ साइकिल पॉजिटिव, नीचे का हाफ साइकिल नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, देखो 2 कंप्लीट साइकिल, यहाँ से यहाँ तक आपका, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका 1 कंप्लीट साइकिल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका
दूसरा साइकिल, तो एक साइकिल में करंट 2 बार डायरेक्शन चेंज करेगा और दूसरे साइकिल में भी 2 बार, तो 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, तो 2 कंप्लीट साइकिल में करंट अपना 4 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो 100 कंप्लीट साइकिल में करंट कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? 200 टाइम्स चेंज करेगा। 400 कंप्लीट साइकिल में 800 टाइम्स, 6 साइकिल्स में 12 टाइम्स। तो इस तरह से आपको समझना है। तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ये करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है एक बार, हाफ रोटेशन में एक बार चेंज करेगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में चेंज करेगा 2 बार। हाफ रोटेशन में देखो, हाफ रोटेशन में एक बार, कंप्लीट रोटेशन में 2 बार, हाफ रोटेशन में एक बार, कंप्लीट रोटेशन में 2 बार। एंड जब आप ग्राफ बनाइएगा एसी करंट का ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, जहां ग्राफ का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन हर फिक्स्ड इंटरवल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। आज के टाइम पे बहुत सारे, मैक्सिमम सारे 99.99% पावर स्टेशन एसी करंट यूज़ करते हैं, बिकॉज एसी करंट का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी किया है, इसलिए मैंने सब कुछ आपको पहले ही करा दिया, इसीलिए मैंने ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए एसी डीसी होता है क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं एसी और डीसी क्यों नहीं यूज़ करते। क्योंकि डीसी अपना करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, डीसी को हम बहुत लंबे दूरी तक उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डीसी के लिए अगर आप डीसी को बहुत लंबे दूरी तक करंट को ट्रांसफ़र करना चाहो तो वो नहीं होगा, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है डीसी में। वेयर एज एसी में पावर लॉस बहुत ना के बराबर, बहुत कम पावर लॉस होता है, और इसे लंबी दूरी तक इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और एसी करंट का एक और बेनिफिट कि हमेशा हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो एसी जनरेटर के बाद बात आती है डीसी जनरेटर की। हालांकि डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा बस एक मॉडिफिकेशन बता देता हूँ। एसी जनरेटर को ही आप कन्वर्ट कर सकते हो डीसी जनरेटर में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्लिप रिंग एंड स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग एंड स्प्लिट रिंग, मैंने ये बताया था आपको। देखो जब हम मोटर पढ़ रहे थे डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में हम स्प्लिट रिंग यूज़ कर रहे थे, इस तरह का 2 रिंग, ये स्प्लिटेड था ये, ठीक है। इसमें 2 आर्मेचर का 2 एंड्स कनेक्टेड था इस तरह से। तो स्प्लिट रिंग होता है, एक रिंग बनाए, बीच से कट कर दिया हमने, वो बन गया स्प्लिट रिंग। और स्लिप रिंग होता है ये। तो स्लिप रिंग के साथ आप जब जनरेटर बनाइएगा तो इसके साथ बनेगा एसी जनरेटर, ठीक है। अगर आप इस एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इस स्प्लिट रिंग को हटा दो। इस स्प्लिट रिंग के प्लेस पे आप सिर्फ आप इस स्लिप रिंग के प्लेस पे सिर्फ एक स्प्लिट रिंग लगा दो, सिर्फ इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसे चेंज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ये लगा दो, ये रहा आपका 2 एंड्स, यहाँ पे आप लगा दीजिए, यहाँ पे आप एक स्प्लिट रिंग ये और ये स्प्लिट रिंग ये, ठीक है। एक रिंग बनाकर के ये रिंग बनाकर बीच से इसे कट कर दो, ये बन गया आपका स्प्लिट रिंग। तो 2 स्प्लिट रिंग लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कभी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से आप एक कार्बन ब्रश लगा दो, कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये पाथ प्रोवाइड कराएगा, फ्लो ऑफ करंट को पाथ देगा। यहाँ पे आपका बल्ब या कुछ भी कनेक्ट कर दो। अब इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने वाला नहीं है, चेक कर लो, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आपका स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग, ठीक है। अब ये बन गया डीसी जनरेटर, दिस वन इज डीसी जनरेटर। तो स्लिप रिंग के प्लेस पे हम स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज़ करेंगे जो एसी जनरेटर को कन्वर्ट कर देगा डीसी जनरेटर में, और यहाँ पे इसे कहते हैं हम स्प्लिट रिंग। चलिए देखते हैं किस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज अब नहीं होगा। चलिए, तो मैंने बोला आपको, आप देखो PQ ऊपर जा रहा था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से उधर, तो निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो उधर है PQ, इधर PQ ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऊपर लग रहा है PQ के ऊपर, दैट मीन मोशन ऊपर है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो करंट फ्लो करेगा P से Q। करंट अभी P से Q फ्लो किया, तो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है। करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। अब हाफ रोटेशन के बाद चेक करते हैं, क्योंकि एसी जनरेटर में हाफ रोटेशन के बाद करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा था। तो देखते हैं यहाँ पे करंट हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज करता है, यानी हाफ रोटेशन के बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपका PQ यहाँ पे था पहले, अब PQ आ गया यहाँ पे। अब PQ में देखो, अब ये PQ नीचे की तरफ जाएगा, तो PQ अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो मूवमेंट नीचे की तरफ, थंब नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उधर की है। और देखो इंड्यूस्ड
इंड्यूस्ड करंट आपकी तरफ है, तो करंट यहाँ से फ्लो किया नीचे की तरफ, तो करंट अब PQ में, क्योंकि PQ यहाँ पे आ गया है, PQ यहाँ पे आ गया, अब डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो देखो अभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा डीसी जनरेटर में। जनरेटर टू टाइप्स के, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में हम यूज करेंगे स्लिप रिंग, जिसमें करंट का डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन चेंज होता रहता है, और डीसी जनरेटर में हम इस स्लिप रिंग को हटा करके एक मॉडिफिकेशन करते हैं अपने एसी जनरेटर में, और स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज करते हैं टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर डीसी जनरेटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप एसी जनरेटर को किस तरह डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए बाय यूजिंग अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर वी कैन कन्वर्ट एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन सेम होगा हमेशा हर केस में। क्लियर है? तो ये था आपका एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर का कंप्लीट कंसेप्ट। एसी और डीसी करंट हमने कंप्लीट किया, हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, हमने देखा था डायरेक्शन किस तरह हम इंड्यूस करंट का फाइंड कर सकते हैं, हमने लेंजेस लॉ भी पढ़ लिया अब तक। तो अब तक आपको सारा कंसेप्ट मिल चुका है। अब आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, बोर्ड्स के क्वेश्चंस उठाओ, चाहे कहीं का भी क्वेश्चंस उठाओ, आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। देखो लेंजेस लॉ क्या है ना, लेंजेस लॉ और आप मैंने बहुत ही कम पढ़ाया है लेंजेस लॉ। आप लेंजेस लॉ और पढ़ोगे, 12th में जाओगे तो लेंजेस लॉ बहुत ज़्यादा है, बहुत। ये लेंजेस लॉ यूनिवर्स के एक बहुत ही सिंपल लॉ में से एक है, बहुत ही सिंपल लॉ है लेंजेस लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अपने ही कारण को वो अपोज करता है, जो कारण उसको बनाता है उसी कारण को वो अपोज करता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। 12th में जाइएगा तो लेंजेस लॉ का आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।